हमारे इलाके में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का राज चलता था। उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। पुलिस, प्रशासन, हर जगह उसका दबदबा था। एक दिन उसने मेरी बेटी को घर पर बुलाकर रेप किया, फिर धमकी दी कि जबान खोली तो परिवार खत्म कर दूंगा। बेटी डर गई, किसी से कुछ नहीं कह पाई। तब बेटे की उम्र तकरीबन 16 साल रही होगी। मुझे आज भी याद है, रात के करीब 8 बज रहे होंगे। वह चूल्हे के पास बैठी बर्तन धो रही थी, एकदम खामोश सी थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे पूछा कि कुछ हुआ है क्या। बार बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोली। कुछ दिनों तक वह ऐसे ही गुमसुम रही। एक दिन हमारे घर का हैंडपंप खराब हो गया। बड़ी बेटी घर से थोड़ी दूर पानी भरने गई। तभी वहां एक गाड़ी पहुंची और 5 लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को जबरन गाड़ी में खींच लिया। हम लोग इधर उधर बेटी को ढूंढते रहे, हर किसी से बेटी के लिए गुहार लगाते रहे। फिर गांव के लोगों ने देवर को बताया कि उसे कुलदीप सेंगर के लोग ले गए हैं। इसके बाद हम रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे। करीब 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी को बरामद किया गया। 8 दिनों तक वो महिला थाने में रही। इसके बाद वह अपनी चाची के यहाँ दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने के बाद मेरी बेटी ने अपने साथ हुए जुल्म की कहानी बताई। उसने बताया कि कुलदीप सेंगर के लोगों ने कार में ले जाकर उसके साथ रेप किया। ये बात उसकी चाची ने अपने पति यानी मेरे देवर से बताई, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका पहले से सेंगर के साथ उठना बैठना था। खैर, बहुत कहने के बाद देवर एफआईआर लिखवाने थाने गया, लेकिन पुलिस ने सेंगर के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी। पुलिस उसका नाम लिखने के लिए तैयार ही नहीं हुई। इसके बाद मेरी बेटी ने दिल्ली से ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। मैं तो बेटी का हाल देखकर टूट गई थी। घर में मेरी सास की तबीयत खराब रहती थी। 3 अप्रैल 2018 की बात है। मेरे पति दिल्ली से सास की दवा लेकर उन्नाव आए थे। शाम के वक्त हम लोग घर के अंदर बैठकर चाय पी रहे थे कि कुछ लोग आ गए। हमने डर से दरवाजे बंद कर लिए। वे लोग छत पर गए और पीछे की तरफ हमारे आंगन में उतर गए और मारपीट की। पति को खींचकर मारते मारते बाहर ले गए। हमने सोचा कि वो लोग मेरे पति को पुलिस स्टेशन ले गए होंगे, कुछ देर में छोड़ देंगे। लेकिन तभी मेरे छोटे बेटे ने बताया कि पापा को पेड़ के साथ बांध दिया है। हम वहां की तरफ भागे। हमने देखा कि मेरे पति को उन लोगों ने नीम के पेड़ के ऊपर बांध दिया था और बंदूक की बट से उन्हें मार रहे थे। मेरे पति लहूलुहान हो चुके थे। हमने दौड़ भागकर पुलिस को बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। वो लोग मेरे पति को मारते रहे। फिर उन लोगों ने उसे पेड़ से उतारकर थाने में फेंक दिया और वहां से चले गए। हम भी पुलिस थाने की तरफ भागे। अपने पति को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुझे पानी नहीं पिलाने दिया। पुलिस वाले बोलने लगे कि पानी पिलाया तो जहर फैल जाएगा। मेरे पति ठंड से कांप रहे थे। पुलिस ने उन्हें कंबल तक नहीं ओढ़ने दिया। तब हम डीएम के पास फरियाद लेकर गए। फिर एसपी ऑफिस आए, जहां पुलिस ने उल्टे हम सबको लॉकअप में डाल दिया। खैर, हम किसी तरह अपने घर पहुंचे। वहां से पुलिस ने मेरे पति को अस्पताल ले जाने की बजाय जेल भेज दिया। जेल में ही उनका इलाज होने लगा। उधर मेरी बड़ी बेटी को जो पता लगा कि उसके पापा को मारा है, तो वो बिना टिकट के ही दिल्ली से सीधे लखनऊ आ गई। तब हमें गांव के कुछ लोगों ने बताया कि सेंगर के लोगों ने गांव घेर लिया है, वे तुम लोगों को मार देंगे, यहां से भाग जाओ। सेंगर ने गांव से सारे वाहन वालों को मना कर दिया था कि इन लोगों को कोई कहीं नहीं ले जाएगा। सायरन बजाती उसकी गाड़ियां गांव में जब घूमती थी तो गांव वालों के दरवाजे बंद हो जाते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी सास के पास पुरानी 3 सोने की चूड़ियां थी। उसमें से एक सोने की चूड़ी उसने गिरवी रखकर किसी से रात में पैसे लिए। मैं अपनी 3 बेटियों, एक बेटे और बूढ़ी सास के साथ रात के अंधेरे में गांव से निकल गई। हमारे पास सिर्फ बदन पर कपड़े थे, इसके अलावा कुछ नहीं। पैदल चलते चलते सुबह के 5 बज गए। गांव से तो हमें कोई टेम्पो मिल नहीं सकता था, क्योंकि सेंगर ने सभी को मना कर रखा था। हम घने अंधेरे में मारे मारे फिर रहे थे। 50-70 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें कानपुर के लिए टेम्पो मिला। हमारे पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही ओढ़ने के लिए चादर कंबल। मेरी सास ने मुझसे कहा कि हमें लखनऊ चलना चाहिए। गांव से निकलने से पहले हम लोगों ने अपने मोबाइल के सिम निकालकर फेंक दिए थे, ताकि पुलिस या सेंगर के लोग हमारी लोकेशन जानकर पता न कर पाए।
अगर हम सेंगर के हाथ आ जाते तो सारे के सारे मारे जाते। मैं एकदम टूट चुकी थी, हार चुकी थी। वहां से हम लोग लखनऊ के लिए निकल गए। लखनऊ जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर मुझे मेरी दिल्ली से आई बेटी मिल गई। अब मेरा पूरा परिवार साथ था। इससे मुझे थोड़ी मजबूती मिल रही थी, लेकिन अपने पति की चिंता हो रही थी। उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। बड़ी बेटी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार उसने गौतमपल्ली थाने के सामने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। इसके बाद पुलिस और प्रशासन जागा। हमारी एफआईआर हुई। मामला सीबीआई को सौंपा गया। उधर 9 अप्रैल 2018 को पति की मौत हो गई, लेकिन पुलिस हमें जानकारी नहीं दी। देवर का फोन आया कि भाई की मौत हो गई है। 3 दिन बाद हमें बॉडी दी गई। उनका शरीर ऐसा हो चुका था कि देखा नहीं जा सकता था। इसके बाद सेंगर ने मेरे देवर को भी झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डलवा दिया। हमारा केस चलता रहा। एक दिन मेरी बेटी अपनी चाची और उसकी बहन के साथ सीबीआई के कहने पर गवाही देने उन्नाव आई। यहाँ से वो अपने चाचा से मिलने के लिए रायबरेली जेल जा रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक ट्रक से एक्सीडेंट करवाया गया। घटना मीडिया में फैली तो स्वाति मालीवाल ने इलाज के लिए मेरी बेटी को दिल्ली बुला लिया और उसकी जान बच गई, लेकिन उसकी चाची और उसकी बहन की मौत हो गई। ट्रक का नंबर काले रंग से पुता हुआ था। पति की मौत के बाद घर में सिर्फ देवर ही मर्द बचे थे। उन्हें भी झूठे मुकदमे में अंदर करवा दिया गया था। एक्सीडेंट में मेरी बेटी का वकील महेंद्र भी था। 1 साल के बाद उसकी मौत हो गई। सेंगर जैसे ताकतवर आदमी से लड़ाई में मेरे घर की 4 मौतें हो चुकी थी। मेरे पति की, मेरी सास की, मेरी देवरानी और उसकी बहन की। और देवर अभी भी जेल में है। चारों बेटियां जवान हो चुकी हैं, शादी के लायक हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपने घर के मरे हुए लोगों की तेरहवीं नहीं की है। कौन करेगा तेरहवीं? मर्द तो घर में सिर्फ मेरा देवर ही बचा है, वो भी जेल में है। कुछ दिन पहले हम देवर के लिए कानूनी मदद मांगने प्रियंका गांधी के पास गए थे। उन्होंने हमें बताया कि वह यूपी में 40% औरतों को टिकट दे रही हैं। तभी जिस बेटी के साथ रेप हुआ है वह कहने लगी कि दीदी मैं चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने उम्र पूछा तो वह बोली 19 साल। दीदी ने कहा कि 25 साल की हो जाओ तब हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। फिर दीदी ने कहा कि आप घर की मुखिया हैं, आप चुनाव लड़िए। मैंने कहा कि मैं तो चूल्हा चौका करने वाली औरत हूँ, न भाषण देना जानती हूँ न बोलना जानती हूँ। तो दीदी कहने लगी कि आपको कुछ बोलना ही नहीं है, बस हाथ जोड़ लेना और यही कहना कि मैं रेप पीड़िता की माँ हूँ, बाकी सब हम देख लेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता हासिल करो और अपनी लड़ाई खुद लड़ो। मुझे प्रियंका बहुत पसंद है। मुझे देखकर वे कहती हैं कि मेरी माँ ने भी बहुत तकलीफें झेली हैं, उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ, हम भी अपने पापा का चेहरा नहीं देख पाए। ऐसा कहते हुए वह रो देती हैं। वह बोलती हैं कि हम आजीवन तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उनके सहारे मैंने भी टिकट के लिए हाँ कह दी। आशा सिंह उन्नाव रेप पीड़िता की माँ है। कांग्रेस ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें उन्नाव से टिकट दिया है। उन्होंने ये सारी बातें एक अखबार के साथ शेयर की है। इसी के साथ हम आज की खबर को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।